हेलो, नमस्कार। आपका जेएम स्टडी मेंटोर यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन क्लास करने जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में मेरे को लगभग 15 से 20 दिन लगे हैं। इतने दिनों में मैंने इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में एंशिएंट हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पर आप लोगों ने यही वीडियो क्यों देखनी है? देखो, इस वीडियो की खासियत ये है, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर्ड हैं। बाकी जो लूसेंट की बुक आती है, या अरिहंत की बुक है, या आर एस शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, इन सभी से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं और सभी के सभी इस वीडियो में ऐड किए हुए हैं। और बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर आए हैं सभी इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट 99% क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे, क्योंकि जितना भी कंटेंट आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है वो मैंने सभी ऐड किया हुआ है। और बाकी जो मेन बात है इस वीडियो की यह है भी, ये मैंने बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को कवर करवा दिया। ऐसा नहीं मैंने आपके 2 घंटे 3 घंटे या 5 घंटे लिए, बहुत ही कम टाइम में मैं आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे को आप लोगों से क्या चाहिए? बस मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ, अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस डालने का। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एक काम और करना, अभी अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के ऊपर ये वीडियो शेयर कर देना। कम से कम 3 दोस्तों को जरूर शेयर करना जो स्टडी करते हैं, ठीक है? देखो, इस वीडियो को आपने कम से कम 2 से 3 बार देखना है। ऐसा क्या होगा, अगर आपने 2 से 3 बार देख लिया तो इससे क्या होगा भी, आपके दिमाग में जितने भी जो मैं आपको इस वीडियो में फैक्ट्स बताऊंगा सारे के सारे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। चलो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला आ रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन ये बनता है, वो कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 2500 BC से 1750 BC। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद आपने बहुत बार सुना होगा इंडस सिविलाइजेशन। ये टर्म यूज किसने की थी? सबसे पहले ये की थी जॉन मार्शल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद कहेंगे जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी उस टाइम एज कौन सी थी? कौन सी एज से जाना जाता था? उसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता था या कैलकोलिथिक एज कहा जाता है, यानी कि कैलकोलिथिक या ब्रॉन्ज एज, ठीक है? उसके बाद देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, वो कह देंगे इसके नॉर्थ वाली जगह का क्या नाम है, साउथ वाली क्या है, ईस्ट वाली क्या है, वेस्ट वाली क्या है। देखो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसकी जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है उसका नाम है मंडा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है? आपने याद रखना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बन सकता है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सदर्न मोस्ट साइट कौन सी है, यानी कि सबसे साउथ में कौन सी है? वो है दैमाबाद। किस में पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है, याद रखना। उसके बाद देखो, आपको कहेंगे जो वेस्ट वाली साइड है वो कौन सी है? वेस्ट वाली है सुतका गंडोर। कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है। उसके बाद कहेंगे ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है? ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर। वो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ठीक है? उसके बाद देखो, जो हड़प्पा है, हड़प्पा के ऊपर ये क्वेश्चन आएगा भी, ये कौन सी रिवर के ऊपर है? हड़प्पा रावी रिवर के ऊपर है। वो कहेंगे इंडिया में है कि पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में। उसके बाद कहेंगे हड़प्पा को खोजा किसने था? हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था? 1921 में खोजा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद देखो, जो मोहनजोदारो, इसका एक और नाम है, इसे नकलिस्तान भी कहते हैं या फिर इसे ओएसिस ऑफ सिंध भी कहते हैं, ठीक है? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, कहेंगे मोहनजोदारो कौन सी रिवर के ऊपर है? मोहनजोदारो इंडस रिवर के ऊपर है। कहाँ है? पाकिस्तान में है या इंडिया में? ये पाकिस्तान में है। उसके बाद देखो, कहेंगे जो मोहनजोदारो है इसको खोजा किसने था? इसको राखल दास बैनर्जी ने 1922 में खोजा था। सारे के सारे जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं, ठीक है? उसके बाद देखो, जो चौहंदुरा है ये कौन सी रिवर के ऊपर है? ये इंडस रिवर के ऊपर है। और इसे किसने खोजा था? इसे मैकेन ने खोजा था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद देखो, जो लोथल है, लोथल कौन सी रिवर के ऊपर है? लोथल बोगवा रिवर के ऊपर है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उसके बाद देखो, जो कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स, ठीक है? यानी कि काली चूड़ियाँ, ठीक है? उसके बाद ये कौन सी रिवर के ऊपर है? ये घग्गर रिवर के ऊपर है और ये राजस्थान में मिलता है, ठीक है? उसके बाद जो बनावली है ये भी घग्गर रिवर के ऊपर है और ये हरियाणा में मिलता है, याद रखना।
जो कालीबंगा है वो राजस्थान में, जो बनावली है वो हरियाणा में है। उसके बाद धोलावीरा, जो धोलावीरा है लूनी रिवर के ऊपर है और ये गुजरात में मिलता है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है भी जितनी भी ये जो हड़प्पा की इंपॉर्टेंट साइट्स है वहां से क्या क्या मिला है। देखो जो हड़प्पा है, हड़प्पा से क्या मिला है, वहां से जो इंपॉर्टेंट मिला है सैंडस्टोन स्टैच्यू ऑफ मेल टोर्सो मिला है, यानी कि आपको आ जाएगा मेल टोर्सो कहाँ से मिला है, ये हड़प्पा से मिला है। उसके बाद कहेंगे मदर गोडेस कहाँ से मिली है, मदर गोडेस कहाँ से मिली है, हड़प्पा लिए। ये मदर गोडेस थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, कभी कभार हड़प्पा से भी लिखाया जाता है और कभी कभार मोहनजोदारो से भी आ जाता है। आपने एग्जाम में देख लें हड़प्पा लिखा है कि मोहनजोदारो दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है। उसके बाद देखो जो मोहनजोदारो इधर से क्या मिला है, इधर से ग्रेट ग्रैनरी मिली है, एक ग्रेट बाथ मिला है जिसे लार्जेस्ट बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है। एक पशुपति महादेव की जो सील है वो मिली है जिसे कि प्रोटो शिवा सील भी कहते हैं। और ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वोमेन डांसर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। वो कहेंगे ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वोमेन डांसर कहाँ से मिली है, यानी कि डांसिंग वोमेन की इमेज कहाँ से मिली है, ये मिली है मोहनजोदारो से। उसके बाद स्ट्रीट आइड स्टैचू ऑफ प्रीस्ट कहाँ से मिला है, ये भी मोहनजोदारो से मिला है, यानी कि प्रीस्ट ऑफ स्टैचू ये वाला। ठीक है। ये कहाँ से मिला है, ये मोहनजोदारो से मिला हुआ है। उसके बाद कहेंगे मदर गोडेस कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है। ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ डाउट वाला क्वेश्चन है, हड़प्पा से भी मिली है मदर गोडेस और मोहनजोदारो से भी मिली है। आपने बस वहाँ पर ऑप्शन देखना है हड़प्पा और मोहनजोदारो दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है। उसके बाद देखो जो चौहंदुर है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो ये जो सिटी विदाउट सीटाडेल है, सीटाडेल का मतलब क्या था, सीटाडेल का मतलब था जो ना ये जितने भी सिटी या शहर होते थे ना हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वो उसको दो भागों में बांटा जाता था। ठीक है। जो ऊपर वाला भाग हुआ करता था उसे सीटाडेल कहते थे। ठीक है। अभी देखो जो चौहंदुर है, चौहंदुरों में सीटाडेल नहीं मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो कहेंगे वो कौन सा सिटी है हड़प्पा सिविलाइजेशन का जहाँ सीटाडेल नहीं मिलता है, वो है चौहंदुरो। उसके बाद यहाँ पर बेड मेकर शॉप मिलती है। ठीक है। इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पावन ब्रिक मिलते हैं, ब्रॉन्ज टॉय कार्ड मिलता है। ठीक है। उसके बाद लोथले, लोथले एक डॉकयार्ड है, डायरेक्ट आ जाएगा, वो कहेंगे इनमें से डॉकयार्ड कौन सी है, लोथले एक डॉकयार्ड है। ठीक है। यानी कि बंदरगाह है। ठीक है। उसके बाद देखो जो लोथल से राइस हस्क मिला है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, राइस हस्क कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, राइस हस्क याद रखना। उसके बाद फायर अल्टर्स हो गए, ये भी लोथल से मिलते हैं। टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स ये कहाँ से मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोथल से मिलता है। डबल बरियल कहाँ से मिलता है, ये भी लोथल से मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखो बनावली आ रहा है, बनावली में लैक ऑफ चेस पैटर्न और ग्रिड पैटर्न है, यानी कि हमने देखा ना जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसमें जो जो सड़कें वगैरह थी ना वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर एक दूसरे को काटती थी, जिसे कि ग्रिड पैटर्न कहते हैं। यानी कि ये जो 90 डिग्री के ऊपर सड़कें एक दूसरे को काटती थी, ये वाला सिस्टम यानी कि लैक ऑफ चेस पैटर्न है, कहाँ बनावली में ये वाला सिस्टम नहीं मिलता है। उसके बाद लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, ये भी बनावली में, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह था वो अच्छा नहीं था, कहाँ पर, बनावली में। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो आपको कहेंगे टॉय का प्लाव कहाँ से मिला है। ठीक है। हल कहाँ से मिला, हल का टॉय कहाँ मिला है। ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब खिडौना कहाँ मिला है, हल का, ये मिला है बनावली में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। उसके बाद देखो जो कालीबंगा है, कालीबंगा में क्या है, प्लाउड फील्ड मिला है, यानी कि जोता हुआ खेत मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद फायर अल्टर्स भी कालीबंगा से मिलते हैं। उसके बाद आ रहा है धोलावीरा, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, जहाँ पर जॉइंट वाटर रिजर्वर है, यानी कि बड़ा सा डैम मिलता है। और ये एक ऐसी जगह है जो 3 भागों में बांटी गई है। ठीक है। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसमें एक ये ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है। और एक यहाँ पर स्टेडियम भी मिलता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है भी सुरकोटड़ा से क्या मिलता है, बोन्स ऑफ हॉर्स, हॉर्स की हड्डियां कहाँ से मिलती है, सुरकोटड़ा से मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, वो कहेंगे सबसे बड़ी साइट कौन सी है, किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। राखीगढ़ी क्या है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। ठीक है। उसके बाद टाउन प्लानिंग बेस्ड ऑन ग्रिड पैटर्न, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो इधर की टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड पैटर्न के ऊपर थी, वो सड़कें 90 डिग्री के एंगल के ऊपर एक दूसरे को काटती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, यानी कि ईंट यूज कर रहे हैं, वो पक्की है कि कच्ची है, याद रखना। जो भी ये ब्रिक्स यूज करते हैं वो बर्न्ड है, यानी कि पकी हुई ईंटें यूज करते हैं। उसके बाद देखो जितने भी ये सीटाडेल मैंने बताया था ना, जो शहर होता है, शहर 2 भागों में बटा होता है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, ऊपर वाले भाग को सीटाडेल कहते हैं, है ना। ये जो सीटाडेल होता है ये फोर्टिफाइड होता था, यानी कि किलाबंदी हुआ होती थी इसकी। ठीक है। मगर जो चौहंदुर है, चौहंदुरों में ये फोर्टिफाइड नहीं था सीटाडेल, क्योंकि वहां पर तो सीटाडेल ही नहीं था, है ना, मैंने बताया ना चौहंदुरों में सीटाडेल नहीं था। ठीक है। उसके बाद देखो
सुरकोटड़ा गुजराती ओनली साइट हॉर्स एविडेंस फाउंड। देखो यार वो कहेंगे भी गुजरात में जो जो वो कहेंगे ना भी हॉर्स के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, हॉर्स के एविडेंस सुरकोटड़ा से मिलते हैं जो कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है। उसके बाद देखो जो मेन क्रॉप्स कौन सी थी इनकी, मेन क्रॉप्स दो थी, वीट और बार्ले। एग्जाम में डायरेक्ट आया था वीट और बार्ले, आपको राइस लिख देंगे, राइस नहीं है। मेन क्रॉप्स कौन सी है, वीट एंड बार्ले है। ठीक है, उसके बाद देखो राइस कल्टीवेशन एविडेंस फ्रॉम लोथल एंड रंगपुर। जो राइस की कल्टीवेशन के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, ये लोथल यानी कि रंगपुर से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इंडस पीपल फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, यानी कि जो कॉटन होती है ना, कपास होती है, इंडिया में सबसे पहले, इंडिया सॉरी पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ये किन्होंने बनाई थी, ये बनाई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने, यानी कि ये सबसे पहले प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, उसके बाद कहेंगे जो बुल होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम्प वाला था कि बिना हम्प वाला था। याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बुल मिलता है दोनों है, हम्प वाला बुल भी है और हम्पलेस बुल भी है। ठीक है, उसके बाद देखो लायन वाज नॉट नोन टू इंडस पीपल, यानी कि जो शेर होता है, शेर इनको पता नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद देखो आयरन वाज नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, यानी कि लोहा है जो आयरन है, आयरन का यूज नहीं पता था इन्हें, किन्हें, इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को, यानी कि इन्हें आयरन का नहीं पता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद देखो आपको कह देंगे मलूहा किसका नाम है, मलूहा इंडस रिवर का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखो देयर वाज नो यूज ऑफ कॉइन्स, मतलब इस टाइम के ऊपर कोई कॉइन्स वगैरह की यूज़ नहीं होता था। यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम यानी कि आप मेरे को ये दे दो, मैं आपको बदले में ये दे दूंगा, यानी कि एक दूसरे के बंटवारे के हिसाब से सिस्टम चलता था। किसी ने क्या किया भी, कपास दे दी, कपास के बदले में उसको बर्तन दे दिए किसी ने, मतलब ये एक दूसरे के बार्टर वगैरह करते रहते, यानी कि एक दूसरे एक्सचेंज करते रहते थे, कोई कॉइन्स वगैरह का सिस्टम नहीं था। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा रूलिंग अथॉरिटी कौन सी थी, रूलिंग अथॉरिटी इनकी मर्चेंट्स थे। ठीक है, यानी कि व्यापारी वगैरह। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है टेम्पल का। कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगर ऑफ मदर गॉडेस, आपको क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा किसका फिगर यहाँ पर मिलता है, किसकी मूर्ति वगैरह मिलती है, मदर गॉडेस की मिलती है। उसके बाद देखो चीफ मेल डेटी पशुपति महादेव, देखो यहाँ पर एक पशुपति महादेव की सील मिलती है। ठीक है, जो सील मिलती है वो जो चीफ जो पशुपति महादेव की सील है ना, वही इनका चीफ मेल डेटी है। ठीक है, यानी कि इनका भगवान है। ठीक है, मेल में। उसके बाद देखो जो उसकी फोटो है वो सीटिंग पोस्चर में बैठा हुआ है, यानी कि योगी पोस्चर में बैठा हुआ है। उसके अराउंड ना कुछ एनिमल्स हैं, आपको पूछ लिया जाएगा भी उसके अराउंड कौन कौन से एनिमल्स हैं। देखो एक तो टाइगर है, एक एलिफेंट है, एक बुफेलो है, एक राइनो है और दो डियर हैं जो उसके पैरों के पास में बैठे हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहेंगे जो पशुपति महादेव की सील मिलती है उसके अराउंड कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, टाइगर है, एलिफेंट है, बुफेलो है, राइनो है, 2 डियर है उसके पैरों के पास में। ठीक है, उसके बाद देखो जो एनिमल वर्शिप है, ठीक है, ये देखो इस टाइम के ऊपर यार एनिमल वर्शिप होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एनिमल वर्शिप होती थी, मगर जो वैदिक पीरियड है ना, वैदिक पीरियड में एनिमल वर्शिप नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एनिमल वर्शिप है। और जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में एनिमल वॉरशिप नहीं है, क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, इनकी लिपि कैसी थी, स्क्रिप्ट इनकी पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफी का मतलब क्या है, फोटो जैसी थी, फोटो बनी होती थी। ठीक है, ये लिखते कैसे थे, पहली लाइन तो ये लिखेंगे राइट टू लेफ्ट, और सेकंड लाइन कैसे लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। देखो ये अभी तक इनकी जो स्क्रिप्ट है पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉट डेसिफाइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में भी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है डेसिफाइड है, नहीं, ये डेसिफाइड नहीं है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन सी है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट किनकी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों की है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा ओल्डेस्ट डेसिफाइड स्क्रिप्ट कौन सी है, ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, यानी कि वो ओल्डेस्ट कौन सी लिपि है जो पढ़ी जा चुकी है, वो है ब्रह्मी है। पढ़ी का मतलब ही हमें समझ आ गया है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कहेंगे जो सील्स वगैरह बनाते थे, मोहर वगैरह बनाते थे, ठीक है, उसमें जो मटेरियल यूज होता था वो मेनली कौन सा था, वो स्टीटाइट था। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, स्टीटाइट यूज्ड मेनली इन मेकिंग सील्स। ठीक है, उसके बाद दी ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो स्वास्तिक का सिंबल होता है ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ओरिजिन हुआ है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट स्कॉलर्स बिलीव दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर द्राविडियन, भी कहा जाता है
द्राविडियन थे, यानी कि ओरिजिनल जो इंडियन थे ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली थे। ठीक है, उसके बाद देखो आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वैदिक कल्चर। देखो यार, जो वैदिक कल्चर है इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में। जो वैदिक कल्चर है इस टाइम में जो वैदिक लिटरेचर लिखा गया था, इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन कौन सी? एक वेद है, एक ब्राह्मणा है। आपको डायरेक्ट आ जाएगा ब्राह्मणस क्या होते हैं? ब्राह्मणस वो होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं किसको? वेदास को। क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखना, ब्राह्मणस क्या है? एक्सप्लेन करते हैं किसको? वेदास को। उसके बाद थर्ड है अरण्यकास। अरण्यकास क्या होते हैं? अरण्यकास ऐसे टेक्स्ट हैं या लिटरेचर है जो कहाँ लिखा गया है? फॉरेस्ट में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अरण्यकास क्या है? अरण्यकास ऐसे टेक्स्ट हैं जो फॉरेस्ट में लिखे गए हैं। उसके बाद जो उपनिषद होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद फिलॉसफी होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो जो वैदिक लिटरेचर हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, हैंस दीज आर कॉल्ड श्रुति। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, श्रुति क्या होता है? श्रुति एक ऐसा लिटरेचर है जो वर्ड ऑफ माउथ से जनरेशन क्या होता है? सेपरेट होता है। यानी कि वो ऐसा लिटरेचर जो हम एक दूसरे के सुनकर, यानी कि वो बोलकर या सुनकर एक दूसरे को आगे स्प्रेड किया जाता है, जो लिटरेचर, उसे कहते हैं श्रुति। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, श्रुति क्या है? ठीक है, उसके बाद देखो वेदास आर कॉल्ड अपरुष्य नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड। यानी कि आपको क्वेश्चन आएगा अपरुष्य क्या होता है? अपरुष्य का मतलब वेदास को अपरुष्य कहा जाता है, यानी कि ये मैन ने क्रिएट नहीं किए, ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, उसके बाद देखो 4 वेद है, मैंने बताया है। 4 वेदों में सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखो ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। टोटल कितने मंडल है ऋग्वेद में? टोटल 10 मंडल एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था भी, जो कौन कौन से मंडल है जो बाद में ऐड किए गए थे। फर्स्ट और 10th मंडल है जो वो बाद में ऐड किया गया था ऋग्वेद में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो जो क्या आपको पूछा जाएगा, होत्री कौन होता है? होत्री कौन होता है? दी हिम्स और ऋग्वेदा रिसाइटेड बाय होत्री। यानी कि जो ऋग्वेद में हिम्स वगैरह लिखे होते हैं, जो उसको रिसाइट करता है, बोलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे होत्री कहते हैं। उसके बाद देखो यजुर्वेद क्या है, जो सेकंड वेद आ रहा है। जो यजुर्वेद है ये बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स है। इसमें सैक्रिफिशियल प्रेयर वगैरह लिखी हुई है। ठीक है, और ये इसको रिचुअल वेद भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रिचुअल वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद को कहते हैं। उसके बाद आ रहा है सामवेद। सामवेद क्या है? इसे बुक ऑफ चैंट्स कहते हैं। ठीक है, और इसे इंडियन म्यूजिक के साथ रिलेटेड है। ये याद रखना है, वो कहेंगे इंडियन म्यूजिक के साथ कौन सा वेद रिलेटेड है? सामवेद। उसके बाद चौथा वेद आ रहा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलास। इसमें मैजिकल फॉर्मूलास लिखे हुए हैं, चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में ये बात करता है। कौन सा वेद? 4th वेद अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद आ रहा है शतापथा। शतापथा क्या है? दी ओल्डेस्ट एंड दी लार्जेस्ट ब्राह्मणा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ओल्डेस्ट एंड दी लार्जेस्ट ब्राह्मणा का नाम क्या है? शतापथा है। उसके बाद देखो टोटल 108 उपनिषद है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा टोटल कितने उपनिषद है? 108 है। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? बृहदारण्यका। बृहदारण्यका ओल्डेस्ट उपनिषद है। उसके बाद देखो अष्टाध्याय क्या है? अष्टाध्याय ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड है। और इसे किसने लिखा था? इसे पाणिनि ने लिखा था। एग्जाम में ये तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अष्टाध्याय क्या है? अष्टाध्याय एक ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड है। और इसे किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। उसके बाद दी रामायण। जो रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। और इसे आदि काव्य कहते हैं। उसके बाद देखो ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? महाभारत को कहते हैं। याद रखना, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? महाभारत को कहते हैं। उसके बाद देखो वेद व्यास ने लिखी है महाभारत, और लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड भी इसे कहते हैं। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। दी रामायणा आदि काव्य है। ठीक है, और ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है। जो रामायणा है ये ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, और जो महाभारत है ये लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है। याद रखना, ठीक है। मतलब हम ये ऐसा कह सकते हैं भी, आपको कहेंगे ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? वो रामायण है। और आपको कहेंगे लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? वो महाभारत है, जो कि इसके द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखो प्राणास क्या होते हैं? प्राणास का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट प्राणिक टेक्स्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे पुराना जो पुराण है उसका नाम क्या है? ओल्डेस्ट पुराना कौन सा है? वो मत्स्य पुराण है। उसके बाद देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आयुर्वेद किससे रिलेटेड है? आयुर्वेद मेडिसिन से रिलेटेड है। और कौन से वेद में लिखा हुआ है? ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। उसके बाद कहेंगे गंधर्व वेद है जो, ये किससे रिलेटेड है? ये म्यूजिक से रिलेटेड है, ये सामवेद में लिखा गया है। उसके बाद कहेंगे धनुर्वेदा किससे रिलेटेड है? ये आर्चरी से रिलेटेड है, और ये यजुर्वेदा में लिखा गया है।
उसके बाद कहेंगे शिल्प वेदा, क्या ये साइंस ऑफ क्राफ्ट है, ये किस में लिखी गई है, ये अथर्ववेद में लिखी गई है। उसके बाद एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है, वो कहेंगे संख्या दर्शन के फाउंडर किसे कहा जाता है, ये कपिला को संख्या दर्शन के फाउंडर कहा जाता है। उसके बाद कहेंगे योगा दर्शन का फाउंडर कौन है, पतंजलि है। ये जितने भी फैक्ट्स बता रहा हूँ एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, आपने ध्यान से याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो वैदिक पीरियड है इसको दो भागों में बांटा जाता है, पहला होता है अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा होता है लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। और देखो इस पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया था, याद रखना जो चार वेद है, चार वेदों में जो पहला वेद है ऋग्वेद, वो इसी पीरियड में लिखा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया अभी राइस को एक और कौन से नाम से जाना जाता है, राइस को व्रीहि भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद देखो जो इस टाइम पीरियड के ऊपर जो रिवर्स वगैरह थी ना इंडिया में, उनके अलग अलग से नाम थे, यानी कि उस टाइम में कुछ और नाम था उनका, हमें पता होना चाहिए उन्हें उस टाइम में क्या कहा जाता था, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। देखो जो इंडस है इसे सिंधु कहा जाता था, जो झेलम है इसे वितास्ता कहा जाता था, जो चेनाब है इसको अस्किनी कहा जाता था, जो ब्यास है इसको विपास कहा जाता था, और जो रावी है इसे परुषणी कहा जाता था, जो सतलुज है इसे स्तुद्री कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, आपने इसे याद करना है। उसके बाद देखो इसी टाइम पीरियड के ऊपर 10 राजन वार हुई थी, जानी कि क्या हुआ था, इस टाइम में एक तरफ तो 10 राजे थे और एक तरफ एक राजा था, राजा का नाम था सुदास, ठीक है, जो भरता किंग था, त्रिटस फैमिली का था, और कौन सी रिवर के ऊपर हुई थी, पारुषणी रिवर यानी कि रावी रिवर के ऊपर हुई थी, और जो सुदास था वो जीत गए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखना, आपको कहेंगे 10 राजन वार क्या थी या किसके बीच हुई, 10 राजन वार 10 राजे और सुदास के बीच में हुई थी, कौन जीत गए थे, सुदास जीत गए थे, और कौन सी रिवर के ऊपर हुई थी, रावी रिवर के ऊपर हुई थी, यानी कि जिसे पारुषणी रिवर कहते हैं। उसके बाद देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बाय बेस्ड ऑन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन नॉट हेरिडेटरी, यानी कि जो क्लासिफिकेशन थी ना सोसाइटी में, है ना, जो 4 वर्ग वगैरह होते थे ना, वो सारे किसके ऊपर बेस्ड है, वो प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ऑक्यूपेशन के ऊपर, यानी कि जिस बंदे का जो काम उसका वही सोसाइटी में क्या होगा, रैंक होगा, जब वो उसी वर्ग में आएगा जो उसका प्रोफेशन है। इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद देखो जो अभी लेटर वैदिक पीरियड आएगा ना, वो लेटर वैदिक पीरियड में ये होगा, ये प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन वाला काम खत्म हो जाएगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा, जो उसका परमानेंट हेरिडेटरी हो जाएंगे, चाहे यानी कि जो भी उनका वर्ग में आ रहे हैं ना, 4 वर्ग होते हैं, है ना, जो उस वर्ग में आ रहे हैं, अगर जो अर्ली वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड में जो प्रोफेशन है ऑक्यूपेशन, यानी कि अगर उन्होंने कोई और जो भी प्रोफेशन ले लेंगे वो उसी वर्ग में आ जाएंगे, जो वो प्रोफेशन को फॉलो करेंगे। मगर जो लेटर वैदिक पीरियड होगा, अगर उन्होंने अपना प्रोफेशन को चाहे चेंज कर दें फिर भी उनका वर्ग वही रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपको ना ये कह देंगे नियोगा क्या होता है, नियोगा का मतलब क्या होता है, अ विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड, यानी कि अगर किसी औरत का हस्बैंड मर गया है, ठीक है, तो वो उसके अपने हस्बैंड के छोटे भाई के साथ शादी कर सकती है, इसको क्या कहते हैं, इसको नियोगा कहते हैं। डायरेक्ट आएगा नियोगा क्या होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो काउ वाज डीम्ड टू बी अघन्या नो टू बी किल्ड, यानी कि अघन्या का मतलब क्या है, काऊ को भी कभी नहीं मारा जाना, ये अघन्या का मतलब कहा जाएगा। अघन्या क्या होता है, काऊ को अघन्या माना जाता था, यानी कि इसको मारना नहीं है कभी भी, ठीक है। उसके बाद सूरा एंड सोमा क्या थे, सूरा एंड सोमा एक अल्कोहलिक ड्रिंक्स का नाम है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये भी, ठीक है। इंदिरा अग्नि वरुणा वर मोस्ट पॉपुलर डेटीज ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस, इंदिरा और प्रंद्रा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, यानी कि वो कहेंगे जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसमें उनका इंपॉर्टेंट गॉड का नाम क्या था, इंदिरा और प्रंद्रा द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इंदिरा क्या था, इनका इंपॉर्टेंट गॉड था, किनका, अर्ली वैदिक पीरियड वालों का, ठीक है। उसके बाद देयर वाज नो एनिमल वॉरशिप, मैंने बताया था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में एनिमल वॉरशिप थी, यानी कि ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है ना, इसमें एनिमल वॉरशिप नहीं है, याद रखना है। उसके बाद देखो टाइगर वाज नॉट नोन, इनको टाइगर का नहीं पता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले थे उन्हें शेर का नहीं पता था, ठीक है। कॉइन्स वर नॉट नोन, अभी तक सिक्के नहीं है, कॉइन्स वगैरह अभी तक नहीं आए हैं अर्ली वैदिक पीरियड में भी, ठीक है। उसके बाद देखो अब आ रहा है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड का आपको टाइम पता होना चाहिए, ये 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है, ठीक है। इस टाइम के ऊपर एमरजेंस ऑफ जनपदास, जनपदास का मतलब ये राज वगैरह होते हैं ना, ठीक है, किंगडम्स वगैरह होती है, वो बननी स्टार्ट हो चुकी है इस टाइम के ऊपर। एक कुरु है, आई कुरु वगैरह है, कुरु आपको डायरेक्ट आएगा, कुरु क्या है, कुरु कॉम्बिनेशन से बनता है दो चीज़ों के, पुरु और भारता। ये जो क्लैन थे, जो है ना क्लैन यानी कि कबीले थे या जो राजे थे ना, जो इनकी जो भी
सोसाइटी थी या राज्य थे ना, पुरु वाले राज्य हो गया, भारत वाले राज्य हो गया, इनके जो क्लैन थे इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, इनसे एक नई टर्म निकल कर आई, उसे कहते हैं कुरु। ठीक है, याद रखना पुरु और भारता के मिक्सर से बना है कौन सा वर्ड, कुरु। डायरेक्ट आ जाएगा कुरु किसका कॉम्बिनेशन है, कुरु पुरु और भारता का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद देखो वो कहेंगे जो विलेज होता था, विलेज के हेड का होता है, जो विलेज का है ना मुखिया होता है, उसे कौन से नाम से जाना जाता था, उसे ग्रामनी कहते थे। उसके बाद कहेंगे उग्रास कौन होते थे, उग्रास किसे कहते हैं, पुलिस ऑफिसर को कहते थे जो उस टाइम में थे। ठीक है, किंग्स डिड नॉट हैव स्टैंडिंग आर्मी, यानी कि जो भी इस टाइम के ऊपर राजे बनने स्टार्ट हुए हैं उनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, याद रखना एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद 4 आश्रम ऑफ लाइफ, लाइफ के 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं, पहले आता है ब्रह्मचर्य, फिर आता है गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ, फिर आता है संन्यास। ये चारों का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, एग्जाम में आ जाएगा, इन चारों को ऑर्डर में कर दो। पहले होता है ब्रह्मचर्य की एज होती है, फिर गृहस्थ की एज आती है, फिर वानप्रस्थ आता है और फिर आता है संन्यास। ठीक है, उसके बाद इज फाउंड इन जबला उपनिषद, यानी कि आपको कहेंगे ये जो 4 आश्रम ऑफ लाइफ होते हैं ये किस में लिखे गए हैं, ये जबला उपनिषद है जो उसमें लिखे गए हैं। डायरेक्ट आएगा 4 आश्रम ऑफ लाइफ किस में लिखे हैं, जबला उपनिषद में लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो स्टेटस ऑफ वोमेन डिक्लाइंड, यानी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में वोमन का स्टेटस अच्छा था, मगर जो लेटर वैदिक पीरियड आता है उसमें उसका स्टेटस क्या होता है, हो जाता है डिक्लाइन हो जाता है। प्रोहिबिटेड टू अटेंड पॉलिटिकल असेंबलीज। ठीक है, उसके बाद प्रजापति यानी कि ब्रह्मा क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स बिकेम दी सुप्रीम गॉड, यानी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड वाले थे उनका मेन गॉड कौन था, इंद्र था। ठीक है, इनका मेन गॉड कौन है, लेटर वैदिक पीरियड वालों का ब्रह्मा है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ तो आपने बहुत सुना होगा, जो हॉर्स का सेक्रीफाइस वाला यज्ञ होता है उसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। लैंड बिकेम मोर वैल्यूएबल देन काउस, देखो जो अर्ली वैदिक पीरियड था उस टाइम के ऊपर काउ की ज़्यादा वैल्यू थी। ठीक है, जिसके पास जितनी काउस है वो उतना ज़्यादा अमीर है, मगर जो लेटर वैदिक पीरियड आ गया इसमें जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड है वो उतना ज़्यादा अमीर है, यानी कि इसमें लैंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, किससे, काउ से ज़्यादा। और अर्ली वैदिक पीरियड में किसको इंपॉर्टेंस थी, काउस को। ठीक है, उसके बाद देखो इसके बाद क्या हो जाता है, 16 महाजनपद बनते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये जो 16 महाजनपद थे इनकी कैपिटल क्या क्या थी। ठीक है, कैपिटल पूछी जाती है इनकी मेनली। इनका टाइम पीरियड कौन सा है, 600 बीसी से लेकर 325 बीसी। देखो ये जो 16 महाजनपद है इनकी कैपिटल हमने याद करनी है, किसी भी तरह से आपने ये रट लेनी है। जो अंगा है, अंगा की कैपिटल थी चंपा। ठीक है, उसके बाद देखो जो मगध है, मगध की कैपिटल थी गिरिविराज और राजगिरा। जो काशी थी इसकी कैपिटल थी वाराणसी। जो कोसाला थी इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। अवंती की कौन सी थी कैपिटल, उज्जैन थी। गंधारा की टक्सिला थी। और जो वत्सा था इसकी कौशंबी थी। देखो ये मैंने इतनी सी बताई है, ज़्यादा नहीं रटनी है क्योंकि ज़्यादा याद भी नहीं रहने वाली। ये जो मैंने वो बताई है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है जो सत्यमेव जयते वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, आपने याद रखना है। उसके बाद देखो हरण्यका डायनेस्टी आ रही है। जो हरण्यका डायनेस्टी है इसका फाउंडर कौन है, बिंबिसार है। और आपको पूछा जा सकता है बिंबिसार के कंटेम्प्रेरी कौन था, यानी कि समकालीन कौन था। कंटेम्प्रेरी कौन था, गौतम बुद्धा थे। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सा राजा है, फर्स्ट इंडियन किंग हैड रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी, वो कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार ने कौन से शहर की फाउंडेशन की थी, यानी कि बनाया था राजगिरी। उसके बाद बिंबिसार के बाद इसका बेटा आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद आता है उदयन। उदयन ने कौन से सिटी की फाउंडेशन की थी, पाटलिपुत्र। उसके बाद देखो नेक्स्ट डायनेस्टी आ रही है शिशुनाग डायनेस्टी। जो शिशुनाग डायनेस्टी है ये नागदशक नाम का बंदा है लास्ट रूलर ऑफ हरण्यका डायनेस्टी, रिप्लेस्ड बाय शिशुनाग। यानी कि जो हरण्यका डायनेस्टी थी है ना, इसका लास्ट रूलर कौन था, नागदशक था। नागदशक को मारकर कौन आता है, शिशुनाग आता है। ठीक है, याद रखना है आपने। उसके बाद देखो शिशुनाग सक्सीडेड बाय कालाशोक, यानी कि अब शिशुनाग की जगह कौन आ गया, कालाशोक आ गया है। जो कालाशोक है यही क्या करता है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करता है, कहाँ, वैशाली में। ठीक है, जो बुद्धिस्ट की 4 होती है ना काउंसिल्स होती है बुद्धिस्ट वालों की है ना, सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है उसको कौन करवाता है, कालाशोक करवाता है। कौन सी डायनेस्टी वाला, शिशुनाग डायनेस्टी वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आ रही है नंदा डायनेस्टी। जो नंदा डायनेस्टी है इसमें क्या है, शिशुनाग डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय महापद्मा, यानी कि ये जो शिशुनाग डायनेस्टी चल रही थी जो इसको किसने रिप्लेस कर दिया, नंदा डायनेस्टी ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, महापद्मा।
ठीक है। उसके बाद देखो दी पुराना स्काल्ड महापद्मा एकरथ, आपको क्वेश्चन आ जाएगा एकरथ किसे कहा जाता है, महापद्मा को ही एकरथ कहा जाता है। ठीक है, एकरथ का मीनिंग क्या होता है, दी सोल मोनार्क। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इन इंडिया किसे कहा जाता है, महापद्मा को कहा जाता है। याद रखना, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इन इंडिया किसे कहा जाता है, महापद्मा को। ठीक है। एट द टाइम ऑफ धनानंदा अलेक्जेंडर इन्वेजन टुक प्लेस इन 326 BC, यानी कि इसी टाइम के ऊपर जब धनानंद का रूल चल रहा था, नंदा डायनेस्टी का है धनानंद, जब उसका रूल चल रहा है उस टाइम के ऊपर अलेक्जेंडर जिसे कि सिकंदर कहते हैं, उसने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था। कब, 326 में। ठीक है। उसके बाद देखो नंदा डायनेस्टी ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि अब ये जो नंदा डायनेस्टी है इसको कौन हरा देता है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य डायनेस्टी हरा देती है। अब कौन सी डायनेस्टी आ जाती है, मौर्य डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है, अब आ गई है मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड कब से कब है, 322 से लेकर 185 BC तक है। देखो मौर्यन पीरियड की हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, पहला सोर्स है कौटिल्य, यानी कि जो चाणक्य है इनका अर्थशास्त्र लिखा गया है जो, उससे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसकी, मौर्य पीरियड की। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है अर्थशास्त्र किसने लिखा है, चाणक्य ने, जिसे कि कौटिल्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है मौर्य पीरियड की, मैक्सनीज है उसने एक बुक लिखी थी इंडिका। ठीक है, वहां से मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इंडिका बुक किसकी लिखी है, ये मैक्सनीज की लिखी हुई है। इससे हमें मौर्य पीरियड के बारे में पता चलता है। ठीक है, कौन था ये मैक्सनीज, ही वॉज एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकोटर इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ये जो बंदा था मैक्सनी था, ये सेल्यूकस निकोटर था जो, ठीक है, उसने भेजा था इसको राजदूत बनाकर किसकी कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। ठीक है, याद रखना है कौन था ये बंदा। उसके बाद देखो और इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है मौर्य पीरियड की, विशाखादत्त की मुद्रा राक्ष बुक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मुद्रा राक्ष बुक किसकी लिखी हुई है, विशाखादत्त की लिखी हुई है। ठीक है, ये भी हमें मौर्यन पीरियड के बारे में बताती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो बुक है गुप्ता पीरियड में लिखी गई है, मगर बताती किस पीरियड के बारे में, मौर्यन पीरियड के बारे में। का एक बार क्वेश्चन आया था भी, वो कह रहे थे ये जो मुद्रा राक्ष बुक है ये मौर्यन पीरियड में लिखी गई है, गलत, ये मौर्यन पीरियड में नहीं लिखी गई है, ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद देखो जो अशोका के एडिक्स हो गए या इंस्क्रिप्शन हो गए, वो भी हमें मौर्यन पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाएगा जो अशोका के एडिक्स है या इंस्क्रिप्शन है, जो भी उसने लिखवाया है ना पत्थरों पर, उसको सब पढ़ा किसने, डेसिपेट किसने किया था, उसको जेम्स प्रिंसप ने डेसिपेट किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, किसने किया था, जेम्स प्रिंसप ने किया था। उसके बाद पोट्री यानी कि जो मिट्टी के बर्तन वगैरह थे वो कौन से थे, जो उनका नाम क्या था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। याद रखना है, जो मॉडर्न पीरियड में पोट्री मिलती है उसे क्या कहते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में जो एम्बेसडर था उसका नाम मैक्सनीज था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म जैन था और ये कर्नाटका गया था किसके साथ में, भद्रबाहु के साथ में। ठीक है, कौन सी जगह, श्रवणबेलगोला में। ठीक है, और ये इसकी जो डेथ हुई थी वो स्लो स्टारवेशन थी हुई थी। स्लो स्टारवेशन का एक मतलब क्या होता है, धीरे धीरे इसने खाना खाना क्या कर दिया था, कम कर दिया था, जिसे क्या कहते हैं, सले खान। आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, सले खान क्या होता है, ये होती है स्लो स्टारवेशन, यानी कि धीरे धीरे खाना खाना बंद कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट टाइम होल नॉर्थ इंडिया यूनाइटेड, यानी कि वो कौन सा राजा था जिसके टाइम पीरियड में पूरा नॉर्थ इंडिया पहली बार यूनाइट हुआ था, वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार। जो बिंदुसार का रिलीजन कौन सा था, आजीविका था, याद रखना है आपने। उसके बाद आता है अशोका। अशोका की कलिंगा वार हुई थी कब, 261 में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, वहां पर काफी ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, इसकी वजह से इसने क्या किया था, जो लड़ाई वगैरह करनी थी बंद कर दी थी और पॉलिसी ऑफ पीस स्टार्ट कर दी थी, यानी कि शांतमयी माहौल बनाकर रखना है, लड़ाई नहीं करनी है, ये वाली इसने पॉलिसी स्टार्ट कर दी है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, अशोका ने क्या किया था, बेरी घोष रिप्लेस्ड बाय धम्मघोष। याद रखना है, बेरी घोष को रिप्लेस कर दिया किससे, धम्मघोष से। ठीक है, उसके बाद देखो दी लास्ट रूलर बृहद्रथ किल्ड बाय पुष्यमित्र सुंग हु एस्टैब्लिश सुंगा डायनेस्टी, यानी कि जो ये जो मौर्यन पीरियड था इसका लास्ट रूलर का नाम क्या था, बृहद्रथ था। इसे किसने मार दिया था, पुष्यमित्र सुंग ने मार दिया था। और कौन सी डायनेस्टी की फाउंडेशन कर दी थी, सुंगा डायनेस्टी। ठीक है,
उसके बाद देखो जो मौर्यन एम्पायर हाईली सेंट्रलाइज थी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो मौर्यन एम्पायर थी सेंट्रलाइज थी या डिसेंट्रलाइज थी। हाईली सेंट्रलाइज थी। हाईली सेंट्रलाइज का मतलब ही जो मोस्टली पावर थी किसके पास थी, राजा के पास ही थी। ठीक है, उसके बाद देखो लाइन्ड कैपिटल ऑफ सारनाथ वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का नेशनल एम्बलम है ना, वो इन्हों से लिया गया है, इन्होंने बनाया था, अशोका नहीं बनाया था ये लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ वाली। ठीक है, उसके बाद देखो अब आ रहा है पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब क्या हो रहा है, अब ये जो मौर्यन पीरियड चल रहा था, अशोका चल रहा था या चंद्रगुप्त वगैरह थी, ये अभी खत्म हो गए हैं। अब इनके बाद पोस्ट मौर्य में कौन कौन सी डायनेस्टी आएगी वो पढ़ना है। देखो जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है ये कब का टाइम है, 185 BC से लेकर 319 AD के बीच में। देखो पहले मौर्यन पीरियड आ गया, मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन है, पोस्ट मौर्यन के बाद गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब हमने देखना है पोस्ट मौर्यन पीरियड में कौन कौन सी डायनेस्टी है। पहली डायनेस्टी आ रही है शुंग डायनेस्टी। ठीक है, शुंग डायनेस्टी को स्टैब्लिश किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखो पुष्यमित्र शुंग सक्सीडेड बाय हिज सन हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविका अग्निमित्र पतंजलि ऑथरो महाभाष्य। देखो क्या कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं जो पुष्यमित्र शुंग था इसको, इसके बाद कौन आया था, इसके बाद आया था जो नाम है सक्सीडेड बाय हिज सन हीरो ऑफ कालिदास मालविका अग्निमित्र, यानी कि अग्निमित्र आया था। अग्निमित्र किसका बेटा था, वो बेटा था किसका, पुष्यमित्र का। ठीक है, ये जो अग्निमित्र है इसके ऊपर एक स्टोरी या ड्रामा बना रखा है किसने, कालिदास ने। आपको क्वेश्चन आ जाएगा मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है, ये कालिदास ने लिखा है। इस ड्रामा में किसकी बात होती है, अग्निमित्र की बात होती है। ये अग्निमित्र कौन है, ये जो पुष्यमित्र शुंग है इसी का बेटा है। उसके बाद देखो जो पतंजलि है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा महाभाष्य किसने लिखा है, महाभाष्य किसने लिखा है, पतंजलि ने लिखा है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आ रही है, शुंगा डायनेस्टी के बाद अब आ रही है कान्वा डायनेस्टी। जो कान्वा डायनेस्टी थी, देवभूति लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी मर्डर्ड बाय वासुदेव फाउंडेड दी कान्वा डायनेस्टी, यानी कि ये जो शुंगा डायनेस्टी है इसका लास्ट रूलर का नाम था देवभूति, इसको मार दिया था किसने, वासुदेव ने। और कौन सी डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी, कान्वा डायनेस्टी। ठीक है, अब आ रही है सातवाहन डायनेस्टी। इस डायनेस्टी से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से सुनना है। देखो जो सातवाहन डायनेस्टी है इसका फाउंडर का नाम है सिमुका। ठीक है, सिमुका फाउंडर है इसका। जो फेमस रूलर कौन था इस डायनेस्टी में, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, ये एक फेमस रूलर है इस डायनेस्टी का, सातवाहन डायनेस्टी का। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किसको हराया था, सका सत्रपा को हराया था। ठीक है, उसके बाद देखो सातवाना वर सक्सीडेड बाय इक्ष्वाकु। आपको क्वेश्चन आ जाएगा सातवाना को किसने रिप्लेस किया था, कौन सी डायनेस्टी ने, इक्ष्वाकु ने किया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है भी, वो कहेंगे आपको भी सातवाना की लैंग्वेज कौन सी थी, ऑफिशियल वाली, इनकी प्राकृत थी, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखो अब जो जब निकल जाते हैं ना, मौर्यन वाले निकल जाते हैं, यानी कि मौर्यन टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जो हमने अभी पढ़ी थी डायनेस्टी, ये सारी तो इंडियन है। अब फॉरेन डायनेस्टीज भी इंडिया में एंट्री करते हैं। कौन कौन से फॉरेनर आते हैं वो पढ़ने हैं अब हमने। देखो मौर्य के बाद कौन कौन से फॉरेनर आ रहे हैं, सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक कब आते हैं, 2nd सेंचुरी BC में आते हैं। दी फेमस रूलर मियांडर, जिसे मिलिंडा कहा जाता था, याद रखना। वो कहेंगे ये जो मॉडर्न इंडो ग्रीक आ रहे हैं इनका फेमस रूलर का क्या नाम था, मियांडर था। ठीक है, कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागसेन और नागार्जुन, यानी कि ये मियांडर था, इसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था, किसने किया था, नागसेन या नागार्जुन ने किया था। ठीक है, रिपेयर दी सुदर्शन लेक बिल्ट बाय मौर्यस, मौर्य ने एक लेक बनाई थी, कौन सी, सुदर्शन लेक। इसको रिपेयर कौन करते हैं, ये इंडो ग्रीक वाले। ठीक है, यानी कि मियांडर करता है। उसके बाद देखो फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। वो कहेंगे भी इंडिया में सबसे पहले कौन थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, वो कौन थे, इंडो ग्रीक थे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड गंधार स्कूल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, गंधार स्कूल यानी कि एक आर्ट होती है स्कल्पचर बनाने की, मूर्तियां छोटी छोटी बनाने की। ठीक है, ये गंधार स्कूल को कौन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। ठीक है, कौन, इंडो ग्रीक वाले। उसके बाद देखो क्या होता है, जब ये इंडो ग्रीक वाले निकल जाते हैं इनके बाद आ जाते हैं सकास। ठीक है, ये सकास का टाइम पीरियड कौन सा है, 1 BC to 4 AD। आल्सो कार दी सिंधियंस, इनको सिंधियंस भी कहते हैं। रिप्लेस दी इंडो ग्रीक, यानी कि इन्होंने इंडो ग्रीक को रिप्लेस कर दिया है। फेमस रूलर कौन सा था इनका सकास का, रुद्रदमन था, याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। रुद्रदमन कौन सी डायनेस्टी से है, किन्हें बिलोंग करता है, ये सकास को
बिलोंग करता है। उसके बाद इसने भी रिपेयर करवाई थी सुदर्शन लेक। कभी कभार क्वेश्चन बनता है सुदर्शन लेक को रिपेयर किसने करवाया था, एक तो रुद्रदमन ने करवाया रिपेयर और एक किसने कराया, मेंढर ने करवाया, याद रखना है। उसके बाद देखो पैट्रोनेज संस्कृत, जो अभी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, जो सकाश था इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह कौन सी थी, संस्कृत थी, ठीक है। एरा ऑफ विक्रम संवत 58 बीसी, इन्हीं के टाइम पीरियड से क्या स्टार्ट होता है, विक्रम संवत स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है, 58 बीसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब स्टार्ट होता है, 58 बीसी में, ठीक है। अब ये जो सका है इनकी जगह कौन आ जाते हैं, पार्थियंस आ जाते हैं, ठीक है, रिप्लेस, ठीक है। उसके बाद देखो फेमस किंग कौन था पार्थियन का, गोंडाफिरिन्स, बस इनका सिर्फ नाम ही याद रखना है, गोंडाफिरिन्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये सबसे ज्यादा फेमस है और एग्जाम में पूछे जाते कुशान्स, ठीक है। अब लास्ट में कौन आ रहे हैं, कुशान आ रहे हैं, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या है, फर्स्ट एडी टू थर्ड एडी तक, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, पार्थियन को किया है। कुशाना डायनेस्टी फाउंडेड बाय कडपीस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आएगा। कुशान की डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, कडपीस ने किया था, ठीक है। फेमस रूलर कौन है कुशान डायनेस्टी का, कनिष्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन है जी सेकंड अशोक, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सेकंड अशोक, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कनिष्क को कहा जाता है, ठीक है। इसने शक एरा स्टार्ट किया था, किसने, कनिष्क ने। कौन सा है शक एरा, कब स्टार्ट होता है, शक एरा 78 एडी में स्टार्ट होता है, याद रखना है 78 एडी। जो इंडिया है ना हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी यूज करती है शक एरा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी इंडिया कौन से एरा को यूज करती है, शक एरा को। ये कब है, 78 एडी से स्टार्ट होता है। किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो कनिष्क है यही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, फोर्थ वाली कौन करवाता है, यही कनिष्क करवाता है। कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद देखो स्कल्पचर के बारे में देखना है आपको, क्वेश्चन आएगा, कहेंगे अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर किससे रिलेटेड है, ये सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना अमरावती किससे, सातवाहन से। उसके बाद जो गंधार है मथुरा स्कूल है, ये किससे रिलेटेड है, कुषाण या शका से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। अमरावती स्कूल कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है, सातवाहन से, ठीक है। अब आ रहा है बुद्धिज्म, देखो 6th सेंचुरी टू 4th सेंचुरी कार्ड पोस्ट वैदिक पीरियड और पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन और एज ऑफ बुद्धा, यानी कि 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी थी जो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, जो बीसी वाली की बात हो रही है, 6th सेंचुरी बीसी या 4th सेंचुरी बीसी वाली, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है 600 बीसी से 400 बीसी के पीरियड में, इसको एज ऑफ बुद्धा भी कहते हैं, इसे पोस्ट वैदिक पीरियड भी कहते हैं, पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 600 से 400 के बीच जो टाइम पीरियड है इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एज ऑफ बुद्धा, सेकंड अर्बनाइजेशन और पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। उसके बाद देखो बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं। गौतम बुद्धा बॉर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी नेपाल। देखो क्वेश्चन आएगा, गौतम बुद्धा का जन्म कब और कहाँ हुआ, 563 BC में लुम्बिनी वन में हुआ, जो कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। कौन से क्लैन में हुआ है, शक्या क्षत्रिय क्लैन में हुआ है। उसके बाद गौतम बुद्धा के फादर का नाम क्या था, सुदोधन था, और मदर का नाम क्या था, महामाया था। स्टेप मदर कौन थी, महाप्रजापति, यानी कि जो इनको पाला पोषा था, किसने पाला पोषा था, महाप्रजापति ने पाला था, जो इसकी स्टेप मदर थी, ठीक है। वाइफ का क्या नाम था, यशोधरा था, और एक बेटा था इनका, उसका नाम क्या था, राहुल था, ठीक है। उसके बाद देखो एट दी एज ऑफ 29 रिनाउंस्ड होम कॉल्ड महानिष्क्रमण, यानी कि बुद्धा जी ने 29 साल की एज में अपना घर बार सब छोड़ दिया था, इसे क्या कहते हैं, महानिष्क्रमण कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, महानिष्क्रमण किसे कहते हैं, जब बुद्धा अपना घर को छोड़ देता है, कौन सी एज में, 29 की एज में। उसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है, बुद्धा के फर्स्ट टीचर का क्या नाम था, अलार कलाम, क्या, अलार कलाम, और उसका नेक्स्ट टीचर कौन सा था बुद्धा का, उदरक का रामपुत्रा, उदरक का रामपुत्रा। उसके बाद ये सिंबल्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वो कहेंगे बुद्धा के साथ कौन कौन से सिंबल कब रिलेट होते हैं, बर्थ के रिलेट करता है, लोटस और बुल, ठीक है। या तो आपको लोटस लिखा आ सकता है या बुल, किससे साथ रिलेटेड है, बुद्धा के बर्थ से। उसके बाद जो महानिष्क्रमण है, जब बुद्धा जी घर छोड़ देते हैं, उसके साथ कौन सा सिंबल रिलेट करता है, हॉर्स का, ठीक है। निर्वाण के साथ, यानी कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इनलाइटनमेंट हो जाते हैं, उसके साथ कौन सा सिंबल यूज होता है, बोधि ट्री का। उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन, जब ये पहला अपना क्या क्या सरमन देते हैं ना, सरमन कह सकते हैं, जब प्रवचन कहते हैं ना, प्रवचन देते हैं, वो किससे रिलेटेड है, व्हील से रिलेटेड है। उसके बाद देखो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण जब इनकी डेथ हो जाती है, वो किससे रिलेटेड है, स्तूपा से रिलेटेड है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी किसके साथ कौन सा सिंबल रिलेटेड है, याद रखना है। उसके बाद देखो एट द एज ऑफ 35
अंडर पीपल ट्री एट बोध गया ऑन बैंक और रिवर निरंजना फाल्गु अटेंड द निर्वाण, यानी कि 35 साल की एज में इनको निर्वाण मिल गया था। किनको? बुद्धा जी को निर्वाण मिल गया था। कौन से ट्री के अंडर में? पीपल ट्री था, ठीक है। कहाँ पर? बोध गया में। रिवर कौन सी थी? निरंजना, जिसे आजकल क्या कहते हैं? फाल्गु रिवर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। रिवर का नाम भी पता होना चाहिए, जगह का नाम भी और ट्री का नाम भी, ठीक है। और कौन सी है? 35। क्या मिल गया? निर्वाण मिल गया, यानी कि भगवान का ज्ञान हो गया, एनलाइटनमेंट होगी है इन्हें, ठीक है। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, ठीक है, डियर पार्क टू 5 डिसाइपल नोन है धर्म चक्र प्रवर्तन। देखो क्या कह रहे हैं, जब बुद्धा को निर्वाण मिल गया यानी कि एनलाइटनमेंट हो गई, इन्होंने फर्स्ट सरमन यानी कि अपना पहला प्रवचन या प्रवचन कहाँ दिया था? इन्होंने सबसे पहले कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला सरमन इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ? डियर पार्क है वहां पर एक, ठीक है। वह उसके बाद देखो किसने दिया था? 5 डिसाइपल्स को दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ ये पूछा गया कितने डिसाइपल को दिया था? 5 डिसाइपल। डिसाइपल यानी कि इसके स्टूडेंट्स टाइप होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जब इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दे दिया, इसे क्या कहते हैं? जब इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था तो उसे क्या कहते हैं? नॉन एज धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं इसे? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, टर्निंग दी व्हील ऑफ लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, किसे कहते हैं? जब बुद्धा जी अपना पहला सरमन देते हैं, ठीक है। अब देखो, जो कंठका है, कंठक कौन था? कंठक बुद्धा के हॉर्स का नाम था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद चना कौन था? चना बुद्धा का चैरियोटर था। देवदत्त कौन है? बुद्धा का कजन था। उसका जो सुजाता है ये कौन है? गेव हिम राइस मिल्क। इन्होंने बुद्धा को क्या दिया था? राइस मिल्क दिया था, ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ बुद्धा के बचपन का नाम है और बुद्धा का एक और नाम है क्या? शाक्यामुनि, ठीक है। उसके बाद देखो, आपको कहेंगे बुद्धिज्म में कितने नोबल ट्रूथ्स हैं? 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। और कितने फोल्ड पाथ है? 8 फोल्ड पाथ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बना है भी। 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म के कौन से हैं? बुद्धिज्म के 3 ज्वेल कौन कौन से हैं? या त्रिरत्ना कौन से हैं? बुद्धा है, धम्मा है और संगा है। याद रखना, बुद्धा, धम्मा और संगा, या बुद्धा, धर्मा और संगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, धम्मा एंड संगा। उसके बाद देखो, बुद्धिज्म में 4 काउंसिल होती हैं इनकी। कौन कौन सी काउंसिल है, कहाँ हुई है, किसने कराई है? एग्जाम में सीधा पूछा गया है, आपको पता होनी चाहिए। जो इनकी बुद्धिज्म वालों की पहली काउंसिल होती है वो होती है राजगिरी में होती है। कौन करवाता है? अजातशत्रु करवाता है। होता क्या है इसमें? कंपाइलेशन होती है सुत्त पिताका और विनय पिताका की। ये इनकी जो 2 टेक्स्ट है यानी कि लिटरेचर है किसका? बुद्धिज्म वालों का, सुत्त पिताका और विनय पिताका। कब लिखी जाती है? राजगिरी में, अजातशत्रु के टाइम पीरियड में होती है ये वाली, ठीक है। उसके बाद सेकंड कहाँ होती है? वैशाली में होती है। और कौन करवाता है इसे? कालाशोक करवाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड होती है पाटलिपुत्र में। इसे कौन करवाता है? अशोक करवाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें अभिधम पिताका बनती है। देखो, बुद्धिज्म में 3 पिताका है, एक सुत्त पिताका है, एक विनय पिताका है, एक अभिधम पिताका है। बाकी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 4th वाली बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है, ये कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर में होती है। इसे कनिष्क करवाता है। इसमें क्या होता है? बुद्धिज्म 2 भागों में टूट जाता है, हीनयान और महायान में, ठीक है। उसके बाद देखो पाली टेक्स्ट, यानी कि पाली लैंग्वेज में कौन कौन से बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया है। देखो 3 की 3 जो पिताका है, विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिनव पिताका, तीनों पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं। जो विनय पिताका किसकी बात करती है? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये मोनेस्टिक कोड या रूल्स वगैरह की बात करती है, जो बुद्धिज्म में कोड वगैरह या रूल्स वगैरह यूज होते हैं। उसके बाद जो सुत्त पिताका किसकी बात करती है? ये बुद्धा की सेइंग की बात करती है, यानी कि बुद्धा ने क्या कहा है, ठीक है, यानी कि टीचिंग्स कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाली है जो अभिधम पिताका है, ये किसकी बात करती है? रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा, यानी कि इसमें फिलॉसफी वगैरह की बात होती है बुद्धा की, ठीक है। उसके बाद देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो बुद्ध चरिता है ये किसने लिखी है? बुद्ध चरिता अश्व घोष ने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बुद्ध चरिता किसने लिखी है? अश्व घोष ने लिखी है। उसके बाद देखो हीनयान और महायान, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, जो हीनयान है इसे लेसर व्हीकल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, लेसर व्हीकल किसे कहते हैं? हीनयान को कहते हैं। जो महायान है इसे ग्रेटर व्हीकल कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये, बिलीव्ड इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ये क्या करते हैं? जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स है उसमें बिलीव करते हैं। ये आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, यानी कि मूर्ति पूजा होती है ना, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं हीनयान वाले। इनकी लैंग्वेज कौन सी है? ये पाली लैंग्वेज को यूज करते हैं। जो महायान वाले हैं इन्हें क्या कहा जाता है?
ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है। ये आइडल वर्शिप करते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं और इनकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत है। और बिलीव्ड इन हेवलीनेस ऑफ बुद्धा, यानी कि ये वाले बुद्धा को भगवान मानते हैं महायान वाले, और हीनयान वाले क्या करते हैं, जो बुद्धा को भगवान का भेजा हुआ बंदा ही समझते हैं मगर भगवान नहीं मानते हैं हीनयान वाले। ठीक है, उसके बाद देखो जो फोर्थ पॉइंट है महायान का, वो है साल्वेशन थ्रू बोधिसत्वा, यानी कि मोक्ष जो प्राप्त करना है महायान वाले कहते हैं वो बोधिसत्वा की हेल्प से हो सकता है, यानी कि उसकी हेल्प से करना है। बोधिसत्वा कौन होता है, बोधिसत्वा वो बंदा होता है जिससे लगभग इलाइटनमेंट हो चुकी है मगर वो लोगों की हेल्प करना चाहता है, इलाइटनमेंट यानी कि मोक्ष प्राप्त करने में। ठीक है, ये होता है बोधिसत्वा। ठीक है, मगर जो हीनयान वाले हैं वो कहते हैं जो साल्वेशन लेनी है, मोक्ष लेना है ना, वो खुद अपनी एफर्ट से लेना है। हीनयान वालों का ये बिलीव है। ठीक है, ये दोनों के मेजर डिफरेंस थे हीनयान और महायान वालों के। ठीक है, एक और है, एक है वज्रयान। ये वज्रयान में क्या है, साल्वेशन कुड बी बेस्ट अटेंड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर विच दे कॉल्ड वज्रा, यानी कि ये जो वज्रयान वाले हैं ये किसकी बात करते हैं, कहते हैं जो साल्वेशन है यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है वो मैजिकल पावर के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, ये मैजिकल पावर में बिलीव करते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ये ना जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है उसका फाउंडर कौन है और ये कहाँ पर है। जो नालंदा है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, बिहार में, और किसने फाउंड किया था, कुमार गुप्त वन ने किया था। उसके बाद उदांतपुरी यूनिवर्सिटी कहाँ है, बिहार में, इसे किसने फाउंड किया था, गोपाला ने, जो पाला डायनेस्टी वाला है। ठीक है, एक है वल्लभी में यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो कहाँ है, गुजरात में, किसने फाउंड की थी, भद्रक ने की थी। इंपॉर्टेंट है, तीनों यूनिवर्सिटी याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट रिलीजन आ रहा है जैनिज्म। जैनिज्म में आपको पता ही टोटल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, जो फर्स्ट वाला था उसका नाम पता होना चाहिए, उसका नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ कहते हैं। जो लास्ट वाला था उसका नाम है महावीर, और जो 23rd है उसका नाम है पार्श्वनाथ। पूछा गया एग्जाम में 23rd कौन सा था, पार्श्वनाथ था। देखो जैनिज्म में मेन 5 टीचिंग है कौन कौन सी। पहली है अहिंसा, नॉन इंजरी। ठीक है, किसी को इंजरी नहीं पहचानी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, दूसरी है सत्य यानी कि नॉन लाइंग, यानी कि झूठ नहीं बोलना है। तीसरी है आस्था, नॉन स्टीलिंग, यानी कि चोरी नहीं करनी है। फोर्थ है अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, यानी कि संपत्ति वगैरह होती है जो वो नहीं रखनी है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आ रही है ब्रह्मचार्य। जो ब्रह्मचार्य है ये किसने ऐड की थी, ये महावीरा ने ऐड की थी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो 5वीं टीचिंग है ब्रह्मचार्य ये किसने ऐड की थी, ये महावीर ने ऐड की थी। ठीक है, उसके बाद देखो महावीर की लाइफ के बारे में देखते हैं। महावीर जी का जन्म 540 बीसी में कहाँ हो रहा है, कुंडग्राम नाम के विलेज में हो रहा है। ये कहाँ पड़ता है, वैशाली बिहार में। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम त्रिशला था, और इनकी मैरिड हुई थी जसोदा से, और इनकी एक बेटी थी उसका नाम था नौंजा प्रियदर्शनी। ठीक है, और उसी का हस्बैंड था जो जमाली था, वो पहला डिसाइपल था किसका, महावीर जी का। याद रखना है, क्वेश्चन आएगा। जो महावीर है इनके पहले डिसाइपल का नाम क्या था, नाम था जमाली। ठीक है, उसके बाद देखो महावीर जी भी घर छोड़ देते हैं कौन सी एज में, 30 की एज में घर छोड़ देते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, एक मकाली घोषाला नाम का बंदा है, कहेंगे ये कौन है, इसने आजीविका सेक्ट को फाउंड किया है। आजीविका भी एक धर्म टाइप ही है, जैसे बुद्धिज्म वगैरह हो गया है ना, ऐसी ही आजीविका है। कहेंगे आजीविका सेक्ट को किसने फाउंड किया है, मकाली घोषाल ने किया है। उसके बाद देखो जब 30 साल की एज में घर छोड़ दिया तो 42 यानी कि 42 साल की एज में इन्हें क्या मिल जाता है, कैवल्या मिल जाता है। ठीक है, कैवल्या का मतलब भी वही होता है इनलाइटनमेंट, यानी कि सुप्रीम नॉलेज, भगवान का ज्ञान हो गया। ठीक है, कब, एज ऑफ 42 में। कौन से ट्री के अंडर में, अंडर साउल ट्री। ठीक है, कौन सी जगह पर, जंबिका ग्राम। ठीक है, कौन सी रिवर है, रिजुपली का। ये सारे फैक्ट पता होने चाहिए। 42 साल की एज है, साल का ट्री है, जंबिका ग्राम विलेज है, और रिजुपली का रिवर है, और क्या मिला है, कैवल्या मिला है। कैवल्या का मतलब सुप्रीम नॉलेज यानी कि इनलाइटनमेंट। ठीक है, उसके बाद ये अपना फर्स्ट सरमन कहाँ देते हैं, पावा में देते हैं। कितने बंदों को, 11 बंदों को। ठीक है, यानी कि डिसाइपल्स को। एट द एज ऑफ 72 ही पास्ड अवे एट पावापुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार। देखो क्या कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं भी जो इनकी डेथ कब हुई थी, 72 की एज में हुई थी। कौन सी जगह पर, पावापुरी में। ठीक है, कहाँ पड़ती है, बिहार में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 जेम्स है जैनिज्म के, पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म कौन कौन से हैं, राइट फेथ है, राइट नॉलेज है, राइट कंडक्ट और एक्शन है। याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म कौन कौन से हैं, राइट फेथ है, राइट नॉलेज है, या राइट कंडक्ट लिखा होगा या राइट एक्शन लिखा होगा, दोनों सेम ही है। ठीक है,
उसके बाद देखो जैनिज्म में एक थ्योरी है अनेकत्ववाद। आपको क्वेश्चन आ जाएगा अनेकत्ववाद की थ्योरी क्या कहती है। इसमें ये होता है यार कोई भी चीज़ होती है हर बंदे के अलग अलग क्या होते हैं व्यूज़ होते हैं, बस उसी के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी और मल्टी साइडनेस। ठीक है, मतलब ये किसी बंदे के अलग विचार हो सकते हैं, किसी के कुछ अलग विचार हो सकते हैं किसी सेम चीज़ को लेकर, वो थ्योरी है क्या अनेकत्ववाद, थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी और मल्टी साइडनेस। उसके बाद देखो जैसे बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुई थी, जैन में 2 काउंसिल होती है, पहली होती है पाटलिपुत्र में, सेकंड होती है वल्लभी में, बस इतना पता होना चाहिए। और पहली का ये पता होना चाहिए किसने करवाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी। ठीक है, उसके बाद देखो ये कहानी है 298 बीसी में क्या हुआ, फेमाइन आ गई। फेमाइन यानी कि भुखमरी वगैरह हो गई है ना, पैदा एग्रीकल्चर फेलियर हो गया। ठीक है, कहाँ मगध में हो गया। तो क्या हुआ बहुत सारे जैन थे जो वो कहाँ चले गए, साउथ इंडिया में चले गए। उसमें भद्रबाहु भी था और चंद्रगुप्त मौर्य भी था। जब ये साउथ इंडिया में चले गए, ठीक है, कौन सी जगह पर चले जाते हैं, ये श्रवण बेलगोला की जगह है कर्नाटका में, वहां पर चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है जब ये वहां पर चले जाते हैं, ठीक है, कुछ बंदे तो ऊपर रह गए मगध में, कुछ साउथ इंडिया में आ गए। जो ऊपर वाले रह गए ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कपड़े वगैरह पहनने स्टार्ट कर दिए, वाइट कपड़े है ना, वाइट कपड़े जब पहनने स्टार्ट कर दिए, ये जैनिज्म में पहले कोई कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है, न्यूड रहते थे। क्या हुआ, जो नीचे गए थे उन्होंने कहा भी हम तो कपड़े पहन नहीं रहे हैं, तुम लोगों ने कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए हैं ऊपर वालों ने, है ना। तो बस इनका डिफरेंस स्टार्ट हो गया। इसी डिफरेंस के चलते इसमें क्या हो गया, 2 डिवीजन बन गए, 2 सेक्ट बन गए। किसमें, अपना ये जैनिज्म में। पहले कौन सा बन गया, श्वेतंबर्स बन गया, दूसरा दिगंबर्स बन गए। श्वेतंबर्स कौन है, दोज हु पुट व्हाइट रॉब्स, यानी कि जो सफेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर कौन से हैं, दोज हु वर स्टैग नाग या नेकेड, मतलब ये जो कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपको पूछा जा सकता है जैन आर्किटेक्चर में क्या क्या कुछ आता है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, सॉरी हाथी गुफा है। हाथी गुफा कहाँ मिलती है, उड़ीसा में मिलती है। किसने बनवाई थी, खारवेल ने बनाई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हाथी गुफा कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद देखो दिलवारा टेम्पल कहाँ है, जो वो माउंट आबू में पड़ते हैं, यानी कि राजस्थान में है। दिलवारा टेम्पल कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान। ठीक है, उसके बाद स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर या बाहुबली, बाहुबली का स्टैच्यू या गोमतेश्वर का स्टैच्यू कहाँ मिलता है, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में मिलता है। ठीक है, अभी हमने करना है संगम पीरियड। जो संगम पीरियड है इसका टाइम पीरियड कौन सा है, ये 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच का टाइम है। यानी कि हम कह सकते हैं जब मौर्य वाले खत्म हो गए थे, है ना, मौर्य वालों के बाद जो फॉरेनर्स वगैरह थे वो स्टार्ट हो गया ना, है ना। फॉरेनर्स वगैरह तो नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं, जैसे इंडो ग्रीक हो गया, कुषाण हो गया। मगर उसी टाइम के ऊपर जो हमारा साउथ इंडिया है, उस टाइम साउथ इंडिया में क्या था, साउथ इंडिया में चोला, चेरा और पांड्या चल रहे थे। हमने उनके बारे में पढ़ना है इसमें संगम पीरियड में। ठीक है, देखो सबसे पहले आ रहे हैं चेरा। चेरा का क्या पता होना चाहिए आपको, इनका एरिया पता होना चाहिए। इनका एरिया कौन सा है, केरला और तमिलनाडु है, जो उनका थोड़ा थोड़ा एरिया था इनके पास। ठीक है, पोर्शन ऑफ बोथ केरला एंड तमिलनाडु, किनके पास, चेरा के पास। उसके बाद आपको चेरा की कैपिटल पूछी जा सकती है, चेरा की कैपिटल है वंजी। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जा सकता है चेरा का एम्बलम कौन सा था, बो। ठीक है, उसके बाद कहेंगे चेरा का फर्स्ट रूलर कौन था, उदय जनरल था। ठीक है, उसके बाद कहेंगे फेमस रूलर कौन है चेरा वालों का, सेनुगुट्टम है, जिसे रेड चेरा कहते हैं। देखो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनाए भी, रेड चेहरा किसे कहते हैं, रेड चेहरा सेनुगुट्टम को कहते हैं, जो चेरा वालों का फेमस रूलर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो सेनुगुट्टम फाउंडर ऑफ फेमस पटनी कल्ट, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कहेंगे पटनी कल्ट का फाउंडर किसे कहते हैं, सेनुगुट्टम को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आ रहे हैं चोला। चोला का हमने क्या पढ़ना है, एरिया पता होना चाहिए। चोला का एरिया किसके बीच में है, 2 रिवर के बीच में है, पेनार और वेलार रिवर के। ठीक है, इनकी जो कैपिटल थी, इनलैंड कैपिटल कौन सी थी, उरियार थी। ठीक है, और कोस्टल कैपिटल कौन सी थी, पोहार और कावरीपट्टनम। ठीक है, आपको इनकी कैपिटल्स याद होनी चाहिए। उसके बाद देखो फर्स्ट रूलर कौन था चेरा वालों का, एलारा था। और इनका फेमस रूलर कौन था, करिकाल था। याद रखना है कौन था इनका फेमस रूलर, करिकाल। ठीक है, जो करिकाल है इसी ने फाउंड किया था किसको, पोहार और कावरीपट्टनम, जो इनकी कोस्टल कैपिटल थी। ठीक है, उसके बाद चोला वालों का हमें एम्बलम पता होना चाहिए। इनका एम्बलम कौन सा है, टाइगर है। उसके बाद आ रहे हैं पांड्यास। देखो पांड्यास का एरिया कौन सा है, तमिलनाडु वाला है, इनकी कैपिटल है मदुरई।
ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रूलर इनका कौन सा पांड्य वालों का, मुदुकडुमी है, ठीक है। और फेमस रूलर इनका कौन है, नेंदुजेलिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद देखो संगम होता क्या है, संगम होती है असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स, यानी कि ये जो पांड्या वाला है, पांड्या वाले हैं ना, पांड्या वालों ने एक असेंबली करवाई थी किनकी, तमिल के जो भी पोइट्स है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। संगम वाज एन असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्यंस इन मुंबई। देखो मदुरई। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, वो कहेंगे ये जो संगम करवाई किसने थी, चोला चेरा और पांड्या और नन ऑफ दीज, यानी कि याद रखना है जो संगम हो रही है ना, संगम कौन करवाता है, पांड्या करवाते हैं। क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखो जो कहेंगे फर्स्ट संगम कहाँ हुई थी, फर्स्ट संगम जो हुई थी ये हुई थी मदुरई में, ठीक है। उसके बाद कहेंगे जो फर्स्ट संगम थी अटेंड किसने किया था, इसे अटेंड किया था गॉड एंड सेजस ने किया था। कहेंगे उसके बाद जो फर्स्ट संगम में कोई सर्वाइविंग टेक्स्ट है, यानी कि कोई बुक वगैरह या कोई लिटरेचर वगैरह कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, नो सर्वाइविंग टेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन कहते हैं फर्स्ट संगम में क्या मिला था, कुछ भी नहीं मिला था, नो सर्वाइविंग टेक्स्ट। उसके बाद कहेंगे जो फर्स्ट संगम थी, ठीक है, इसका चेयरमैन का क्या नाम था, इसका नाम था अगस्त्य, याद रखना है। उसके बाद देखो जो सेकंड संगम है ये कहाँ होती है, ये होती है कपटापुरम में होती है, इसका चेयरमैन अगस्त्य है, ठीक है। इसमें क्या सर्वाइविंग टेक्स्ट मिलता है, इसमें सर्वाइविंग टेक्स्ट एक मिलता है, उसका नाम है तोलकपियम। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सेकंड संगम में क्या मिलता है, तोलकपियम मिलता है। उसके बाद कहेंगे तोलकपियम होता क्या है क्या तोलकपियम, तोलकपियम अर्ली वर्क ऑन तमिल ग्रामर रिटन बाय तोलकपियर, यानी कि ये तमिल ग्रामर से रिलेटेड है तोलकपियम, और लिखा किसने, तोलकपियार ने लिखा है। उसके बाद आ रही है थर्ड संगम। देखो आपको क्वेश्चन आएगा भी कितनी संगम हुई थी, टोटल 3 संगम हुई थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब ये जो थर्ड देखना है, थर्ड कहाँ हो रही है, थर्ड मदुरई में हो रही है। फर्स्ट और थर्ड कहाँ होती है, मदुरई में होती है। जो सेकंड वाली है वो होती है कपटापुरम में होती है, ठीक है। जो थर्ड वाली इसका चेयरमैन क्या है, नकीरार है। इसमें क्या मिलता है, इसमें एक तो मिलती है इटूगई मिलती है, एक पट्टू मिलती है, एक पत्तीना किलाकनाकू मिलती है। आपको इनके नाम ऊपर से पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। कहेंगे कुरल और मूपल, ठीक है, ए पार्ट ऑफ पटिना कलिकनाकू एंड रिटन बाय थ्रिवुलर इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ तमिललैंड। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बाइबल ऑफ तमिललैंड किसे कहते हैं, बाइबल ऑफ तमिललैंड किसे कहते हैं, कुरल और मूपल को कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद देखो अब स्टार्ट हो रहा है गुप्ता पीरियड। हमने देखा मौर्य वालों के बाद ये जो फॉरेनर आ रहे हैं, ठीक है, और नीचे साउथ इंडिया में कौन चल रहे हैं, ये संगमेश चल रही है, ठीक है। जब ये फॉरेनर्स वाले निकल जाते हैं, इनकी जगह गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो जाता है 319 से लेकर 340 एडी तक, ठीक है। देखो इसमें क्या है, शायद 340 एडी नहीं, एक सेकेंड, ये जो गुप्ता पीरियड है 319 एडी से लेकर 540 एडी है, ये गलती से 3 लिखा गया है, 540 एडी है, ठीक है। देखते हैं गुप्ता पीरियड में क्या है। देयर एम्पायर वाज नॉट लार्ज एज मौर्यस, मतलब कहेंगे मौर्य वालों के पास ज़्यादा एरिया था कि गुप्ता वालों के पास एरिया ज़्यादा था, याद रखना है मौर्य वालों के पास ज़्यादा एरिया था। उसके बाद ये एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन बन चुका है। कहेंगे क्लासिकल एज किसे कहते हैं, या गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया किसे कहते हैं, गुप्ता पीरियड को ही कहते हैं। याद रखना क्लासिकल एज और गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया किसे कहते हैं, गुप्ता पीरियड को कहते हैं। उसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, गुप्ता ही है, ठीक है। गुप्ता को किसने सक्सीड किया था, घटोत्कच ने, ठीक है। उसके बाद देखो जो मौर्य वाले थे, मौर्य वालों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था। जो गुप्ता वाले इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। याद रखना है वो सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद देखो ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, कह रहे थे विष्टि क्या होता है। विष्टि का मतलब ये होता है जो विलेजर्स होते हैं ना, उन्हें फोर्सफुली लेबर करनी पड़ती थी, मजदूरी करनी पड़ती थी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, विष्टि कहते हैं। याद रखना है एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, विलेजर्स वर सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर कॉल्ड विष्टि, ठीक है। उसके बाद यार ये एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन बनता है भी सबसे ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन्स है किसने इशू किए थे। याद रखना गुप्ता वालों ने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू किए थे। अगर क्वेश्चन आ गया अभी सबसे पहले किसने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, वो इंडो ग्रीक थे। अगर क्वेश्चन आ गया अभी सबसे प्योर गोल्ड कॉइन किनके थे, वो कुषाण वालों के थे। 3 क्वेश्चन बन गए, तीनों के तीनों याद रखने हैं। उसके बाद देखो चंद्रगुप्त वन आ रहा है। जो चंद्रगुप्त वन है इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज धीराज, ठीक है। ये पहला गुप्ता रूलर था जिसने टाइटल लिया था कौन सा, महाराज धीराज, ठीक है। गुप्ता एरा कौन स्टार्ट करता है, यही चंद्रगुप्त वन स्टार्ट करता है। उसके बाद आ रहा है समुद्रगुप्त, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कहेंगे जो समुद्रगुप्त है इसके बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, ये प्रशस्ति और इलाहाबाद पिलर है, ठीक है। ज्यादा प्रशस्ति का पिलर कहते हैं या इलाहाबाद का पिलर कहते हैं,
ये एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। किसने बनाई थी? ये हरिसेन ने बनाई थी, जो कोर्ट पोइट था किसका? समुद्रगुप्त का। यहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। डायरेक्ट आ जाएगा समुद्रगुप्त से क्या रिलेटेड है? इलाहाबाद पिलर या प्रयाग प्रशस्ति वाला इंस्क्रिप्शन है ना, जो ये इससे रिलेटेड है, किससे? समुद्रगुप्ता से, ठीक है। ये किसने कंपोज किया था? ये हरिसेन ने कंपोज किया था। उसके बाद देखो, ये तो एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है। कहते हैं इंडियन नेपोलियन किसे कहते हैं? याद रखना है, इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है। ही वाई वैष्णवाइट, यानी कि उसका धर्म वैष्णवाइट था, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्ता के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? टाइटल कविराज। कहेंगे ये टाइटल कविराज किसको मिला था? यानी कि कविराज का टाइटल किसे मिला था? ये मिला था समुद्रगुप्त को। इसका मतलब क्या होता है? किंग ऑफ पोइट्स। याद रखना है, कविराज का टाइटल किसे मिला था? समुद्रगुप्त को। उसके बाद देखो, ओनली गुप्ता रूलर टाइटल सर्वराज उचेत्रा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी, किस गुप्ता रूलर का ये टाइटल था? सर्वराज उचेत्रा, ये समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद आ रहा है समुद्रगुप्त टू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त टू का नाम और भी एक क्या? विक्रमदित्य। इसे विक्रमदित्य भी कहते हैं। डायरेक्ट आ जाएगा, विक्रमदित्य किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त टू को कहते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं करना है, एक चंद्रगुप्त मौर्य था, वो मौर्य डायनेस्टी वाला है। ये चंद्रगुप्त है, जो कौन सी डायनेस्टी वाला है? ये गुप्ता डायनेस्टी वाला है, ठीक है। दी फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन, ठीक है। मतलब कह देंगे वो पहला गुप्ता रूलर कौन सा जिसने सिल्वर कॉइन इशू किए थे? वो थे चंद्रगुप्त टू, ठीक है। इसके टाइटल कौन कौन से? हमने एक तो पढ़ लिया, विक्रमादित्य का टाइटल है इसके पास। वो दूसरा टाइटल कौन सा है? सकारी का, ठीक है। याद रखें, सकारी का टाइटल किसका है? चंद्रगुप्त टू का है। उसके बाद देखो, जो कुतुब मीनार है वो तो दिल्ली में आप सभी ने सुना होगा, है ना। उसके पास एक ना आयरन का पिलर बना हुआ है, जिसे कहते हैं मेहरौली आयरन पिलर, ठीक है। ये जो मेहरौली आयरन पिलर है, ये किससे रिलेटेड है? चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड है। याद रखना है, डायरेक्ट आ जाएगा, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड है। इसी टाइम के ऊपर एक चाइनीज जो पिलग्रिमेज आया था, ठीक है, यानी कि चाइनीज यात्री आया था, क्या नाम था उसका? फायान था। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी, चाइनीज यात्री फायान किसके टाइम में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम में। उसके बाद देखो, चंद्रगुप्त टू के कोड में भी, यानी कि दरबार में भी नवरत्न से, जैसे अकबर के पास नवरत्न से, ऐसी चंद्रगुप्त टू के पास नवरत्न से, ठीक है। उनमें से सबसे फेमस कौन सा था? कालिदास। आपको पता होना चाहिए कालिदास ने क्या क्या कुछ लिखा है। ये सारे जो बता रहे हो, सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पोइट्री कौन कौन सी लिखी है? ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम। एंड ड्रामा कौन कौन से लिखे? मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, अभिजन, शकुंतलम। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, रट लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। उसके बाद देखो आ रहा है कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन फाउंडर नालंदा महाविहार। हमने पहले भी किया था ना, नालंदा महाविहार का फाउंडर कौन है? कुमारगुप्त है, ठीक है। याद रखना है, जो नालंदा महाविहार यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, बिहार वाली। उसके बाद देखो, स्कंदगुप्त लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। आपको कहेंगे गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर का क्या नाम था? स्कंदगुप्त था, ठीक है। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली डिसेंट्रलाइज, ये मैंने पहले ही बता दिया है। गुप्ता वालों का एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था, और जो मौर्य वाले हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था। उसके बाद देखो, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी, फर्स्ट टाइम दी सिविल एंड क्रिमिनल लॉ वर क्लियरली डिफाइंड एंड डीमार्केटेड। यानी कि पहली बार सिविल और क्रिमिनल लॉ कब डिफाइन और डीमार्केटेड किए गए थे? ये हुए थे गुप्ता पीरियड में, ठीक है। उसके बाद देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती पीयर्स इन गुप्ता टाइम। देखो आपको क्वेश्चन आएगा भी, पहली एग्जाम्पल सती की कब मिलती है? ये मिलती है गुप्ता पीरियड में, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन कौन इशू करता है? गुप्ता वाले करते हैं, ठीक है। जो कुषाण वालों के गोल्ड कॉइन थे, उनका क्या कहते हैं, प्योरिटी ज़्यादा थी, वो ज़्यादा प्योर थे, ठीक है। उसके बाद देखो, बलि। बलि क्या एग्जाम में? ये भी क्वेश्चन आ रखा है। बलि का मतलब होता है वॉलंटरी ऑफरिंग टू किंग बाय द पीपल, यानी कि जो लोग होते हैं, लोग खुश होकर अपने आप, ठीक है, बिना फोर्सफुली क्या दे देते हैं उसको, अपने राजे को कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बलि, ठीक है। याद रखना है अपने। उसके बाद देखो, 3 आर्किटेक्चर के स्टाइल है फेमस, एक नागरा है, एक द्रविड़ा है, एक विसारा है। जो नागरा स्टाइल है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कब इवॉल्व हुआ, यानी कि कब ये स्टार्ट हुआ? ये हुआ था गुप्ता पीरियड से, नागरा स्टाइल। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो आपको क्वेश्चन आ जाएगा भी, 10 अवतार टेम्पल किन्होंने बनवाया था? ये गुप्ता टाइम पीरियड के टाइम में बनाए, 10 अवतार टेम्पल ऑफ देवघर, ठीक है, बिलोंग टू गुप्ता। उसके बाद ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मृच्छकटिका किसकी लिखी गई है? मृच्छकटिका किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी।
उसके बाद आ रहा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का टाइम कौन सा है, 606 से लेकर 647 एडी के बीच में। देखो जो हमने किया था चंद्रगुप्त टू के टाइम में कौन आया था, फायान आया था, ठीक है, चाइनीज यात्री। और हर्षवर्धन के टाइम में भी एक फेमस आता है उस चाइनीज यात्री, उसका नाम क्या है, ह्यून सांगे। याद रखना है क्या नाम है उसका, ह्यून सांगे। उसके बाद देखो जो कुंभ का मेला लगता है ना, वो कहा जाता है भी हर्षवर्धन के टाइम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो हर्षचरित है वो किसने लिखी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हर्षचरित किसने लिखी है, ये भान भट्ट ने लिखी है। याद रखना है हर्षचरित किसने लिखी है, भान भट्ट ने लिखी है। उसके बाद आपको आ जाएगा क्वेश्चन भी, रत्नावली किसने लिखी है, ये रत्नावली खुद लिखी है हर्षवर्धन ने। रत्नावली किसने लिखी है, हर्षवर्धन ने लिखी है। उसके बाद देखो अब दो तीन और करने, एक चालुक्य करने, एक पल्लवा करने। देखो जो चालुक्य है, चालुक्य का आपको क्या पता होना चाहिए, कैपिटल पता होनी चाहिए। चालुक्य की कैपिटल कौन सी है, वटापी है, जहाँ जिसे बदामी कहते हैं। ये कौन सा एरिया में, कर्नाटका में। उसके बाद देखो एक ना ये पल्लवा का रूलर था, उसका नाम था नरसिम्हा वर्मन ममल्ला, ठीक है। याद रखना एक पल्लवा का रूलर था, उसका नाम था नरसिम्हा वर्मन ममल्ला। इसने क्या किया था, चालुक्य वालों के ऊपर अटैक किया, और इनका एक राजा था चालुक्य वाला का, कौन, पुलकेशिन टू, उसको मार दिया था। उसको मारकर क्या किया, इनकी जो कैपिटल थी उसको कैप्चर कर लिया, जीत लिया वटापी को। इसीलिए ये जो नरसिम्हा वर्मन है इसको क्या कहते हैं, वटापी कोंडा कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वटापी कोंडा किसे कहते हैं, नरसिम्हा वर्मन को कहते हैं, जो कौन सी डायनेस्टी से, पल्लवा डायनेस्टी से है, ठीक है। उसके बाद देखो चालुक्य बिगेन दी वैसरा स्टाइल और डेक्कन स्टाइल ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा भी तीन टाइप के फेमस आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से, एक तो द्रविड़ा है, एक नागरा, एक विसारा है। जो मैंने कहा नागरा कौन स्टार्ट करे, गुप्ता वाले स्टार्ट करें। जो विसारा है, विसारा कौन स्टार्ट करते हैं, चालुक्य वाले करते हैं, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखो आ रहे पल्लवा। जो पल्लवा की कैपिटल कौन सी है, कांची है, ठीक है। इनका फेमस किंग का नाम मैंने बता दिया, नरसिम्हा वर्मन है, जिसने चालुक्य वालों को हराया था, ठीक है। और इसी को टाइटल मिला था कौन सा, वटापी कोंडा, ठीक है। पल्लवा बिगेन दी द्राविड़ा स्टाइल। देखो मैंने कहा था ना तीन टाइप के, नागरा, द्राविड़ा और विसारा। जो नागरा मैंने कह दिया गुप्ता वाले स्टार्ट कर रहे हैं, जो विसारा वाले ये अपने स्टार्ट कर रहे हैं चालुक्य वाले। वो थर्ड आग कौन सा आ गया, द्राविड़ा। द्राविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कौन स्टार्ट करता है, ये पल्लवा स्टार्ट करते हैं। और क्लाइमैक्स में कब पहुंच जाता है, ये चोला टाइम पीरियड में, ठीक है। उसके बाद देखो यार हमारी ये जो एंशिएंट हिस्ट्री की सारी मैराथन थी खत्म हो गई। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पॉलिटी की भी बनी हुई है, इकोनॉमी की भी बनी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी मैराथन मैंने करा रखी है, और भी बहुत कुछ है। बस आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।